बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं वो है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है। आपने इससे पहले जो है कुछ कोर्सेज पढ़े होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग की होगी, और उससे पहले आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़े होंगे। इन दोनों कोर्सेज़ के बाद आपने जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ा होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो आपने कोर्स पढ़ा है वो प्री रिक्विजिट है इस कोर्स का, और समझिए ये कोर्स उसी की एक एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको उस कोर्स से अलग नहीं समझना, ये उसी का एक हायर वर्जन है, आप ये समझ लें। ठीक है, तो उसकी बेस आपकी मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हम रिवाइज़ नहीं कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो हम रिवाइज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रीट मैथ्स की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस हो रही होंगी, चूँकि ये सब्जेक्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उन सब की बेस मजबूत होना ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, हमारे इस कोर्स के बच्चों ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो ये कि हमें मालूम हो जाएगा व्हाट आर द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मॉडर्न एल्गोरिथम्स। ठीक है, और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो हम आगे चल के इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। फिर एल्गोरिथम्स की हमारे एक्यूरेसी क्या है, और एक्यूरेसी के बाद एफिशिएंसी क्या है हमारे किसी भी एल्गोरिथम की। ठीक है, और एफिशिएंसी अगर हमने देखिए एक ही काम करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, तो मेथड का मतलब एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उन दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसे मेजर्स होने चाहिए जिसके ज़रिए हम किसी भी 2 या 3 या 4 एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसीज़ को कंपेयर करके बता सकें कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमल है, कौन सा ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द कोर्स मोटिवेशन थिंकिंग अबाउट न्यू एल्गोरिथम्स। ठीक है, आप नए नए एल्गोरिथम्स को, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ एनालिसिस के ऊपर नहीं है, डिज़ाइन के ऊपर भी है। ठीक है, तो जब आपको डिज़ाइनिंग टेक्निक से अच्छी खासी वाकफियत हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो आप की एक थिंकिंग ही बदल जाएगी नए एल्गोरिथम्स के बारे में, जब आप खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे कि उसको सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, और इसी मकसद के लिए हम आपको कुछ एडवांस डिज़ाइनिंग टेक्निक्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एज अ केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर आपको इंशाल्लाह ताला ये एहसास हो जाएगा कि हाउ दिस कोर्स इज़ यूज़फुल फॉर यू। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें, और ये उन कोर्सेज़ में से है जो कि कोर कोर्सेज शुमार होते हैं कंप्यूटर साइंसेज में। और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा, जिन कोर्सेज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती है, उनमें से एक ये कोर्स है। ठीक है ना, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम ये कोर्स पूरा पढ़ लेंगे तो आइडियली यू विल बी एबल टू आर्ग्यू एंड प्रूव करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम्स, और प्रूफ थ्योरी आपने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ी होगी, वो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, एंड सॉरी, यू विल बी एबल टू डिराइव एंड सॉल्व मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो देखें, हाँ, ये मैथ्स हर जगह इन्वॉल्व रहेगी। इन चीज़ों से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री में BScs में ये जो 6-7 कोर्सेज मैथ्स के पढ़ाए जाते हैं, या फिर क्यों पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने ऑटोमेटा पढ़ा होगा, तो आपको उसमें भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कंप्यूटर का असल बेस असल में मैथ्स है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स को जो है वो इंजीनियर्स ने इम्प्लीमेंट किया है, तो हम आप उसको कंप्यूटिंग डिवाइसेस कह रहे होते हैं, तो बेस में उनकी मैथ्स काम कर रही होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको अपनी मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना, और मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, व्हेन एन एल्गोरिथम कॉल सर्टेन अप्रोच, इस तरह एनालाइज एवरेज एंड वर्स्ट केस रनिंग टाइम्स। बेस्ट केस को अमूमन हम डिस्कस नहीं करते हैं, बट एट टाइम्स वी विल डिस्कस द बेस्ट केस टू। ठीक है, और इसी तरह हम ये देखेंगे कि ग्रीडी अप्रोच क्या है और डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है। तो डायनामिक और ग्रीडी एल्गोरिथम्स जो है उनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी इंशाल्लाह देखेंगे और कि ग्राफ थ्योरी जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो। ये ग्राफ थ्योरी प्योर मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जो आपने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा होगा,
और उसी को आपने फिर जो है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ा होगा, और उसके बाद आपने उसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जैसे कि कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री है, नंबर थ्योरी है। इसका नंबर थ्योरी का तो कुछ टच डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर ज़रूर आया होगा, ठीक है। और बहुत से एल्गोरिथम्स भी हैं जिनमें स्ट्रिंग मैचिंग है, और कुछ एडवांस टॉपिक्स जैसा कि एनपी कंप्लीटनेस, अप्रोक्सीमेशन, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला उम्मीद अल्लाह से बड़ी कवी है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अब आपको इसके लिए देखें, बेसिकली तो लेक्चर स्लाइड थी सब कुछ और लेक्चर की वीडियोस, क्योंकि मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि जो कुछ बुक के अंदर इतनी काम की चीज़ है कि आपको उससे ओवरव्यू मिल सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो मैं अपनी स्लाइड्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर देता हूँ, या उन वीडियोज़ में उनके ऊपर डिस्कशन हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि बुक को पढ़ना आपकी फंडामेंटल्स और आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चाहे आपको लेक्चर्स की अच्छी तरह से समझ आ जाए, वीडियोस में कोई आपको एम्बिग्यूटी ना हो, अमूमन ऐसा होता नहीं, तो फिर भी आप इस बुक को, उसी टॉपिक को जो हमने लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया है, ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो 2 बुक्स हैं आपके पास, इंट्रोडक्शन टू द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ये लेविटिन की बुक है, ठीक है। और सॉरी, इसी को हम ज़्यादातर 80% कोर्स हमारा इसी बुक से कवर हो जाएगा, 80 to 90%। और एट द एंड हम एक और बुक को देखेंगे, कंप्यूटर्स एंड इंटरेक्टिबिलिटी, गाइड टू द थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस, ये गैरियन जॉनसन की बुक है। तो इसका पोर्शन बहुत कम है और इसकी ज़रूरत भी हमें मिड टर्म के बाद ही पड़ेगी, लेकिन फिल वक्त ही आपके पास ये बुक होनी चाहिए, जो कि एलएमएस के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक फ़िलहाल ये है, देखिए अभी तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर चल रहा हूँ। टेंटेटिव ग्रेडिंग स्कीम जहाँ तक इस वक्त मैंने डिसाइड की है वो यही है कि 5 तो आपकी असाइनमेंट होंगी जो रेगुलर असाइनमेंट्स होती हैं, होमवर्क असाइनमेंट्स, और 3 से 5 आपके होंगे क्विज़ेस। और क्विज़ेस भी मेरे जो है वो ये 5 मिनट 6-6 मिनट के क्विज़ नहीं होते, एक पूरे 40 या 50 मिनट लगते हैं मेरे क्विज़ को, तो एक तरह से मिनी मिड टर्म होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए क्विज़ को बिल्कुल लाइट नहीं लेना आप लोगों ने, हो सकता है इसकी वेटेज आखिर में थोड़ी सी बढ़ भी जाए। मिड टर्म होगा, सुना है कि एज़ पर रूल्स जैसे मिड टर्म होता था अब भी होगा, फाइनल टर्म जैसे होता था वो तो वैसे ही होगा। एक प्रेजेंटेशन माइट भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है, ये डिपेंड करते हुए कि कोर्स हमारा किस लेवल पे चल रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको मैं एज अ ग्रेडेड कंसिडर करता हूँ, वो ये है क्लास टास्क। क्लास टास्क असल में क्या होता है, जब हमारे पास फिज़िकल क्लास हो रही होती है जिसमें हमारा इंटरेक्शन आप लोगों के साथ इन क्लास हो रहा होता है, तो उसके अंदर ये होता है कि मैं एट द स्पॉट कुछ क्वेश्चन जो है वो पोज करता हूँ स्टूडेंट्स को, और वो उसके आंसर करते हैं एंड दे अर्न देयर मार्क्स, ठीक है। लेकिन यहाँ चूँकि ऐसी बात नहीं है, तो क्लास टास्क असल में वो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो किसी लेक्चर के अंदर आए हैं, तो तकरीबन हमारे 40 से 45 के करीब होंगे लेक्चर्स होंगे, और उनमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 से 15 के करीब हर लेक्चर के अंदर हो सकता है, ये मैं इंक्लूड ना करूँ, ये डिपेंड करेगा कि उस वक़्त टॉपिक की डेंसिटी क्या है और टॉपिक किस लेवल पे चल रहा है, और उस वक़्त में कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछने चाहिए कि नहीं। तो ये भी एक तरह से असाइनमेंट ही की तरह होगा, लेकिन ये बहुत मिनी किस्म के असाइनमेंट होंगे। इसमें एक क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल में, वो भी बहुत शॉर्ट सा, या 2 क्वेश्चन होंगे, तो ये बाकायदा ग्रेडेड हैं और इनके 10% इनकी वेटेज होगी। तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है, ठीक है। क्लास टास्क के अंदर आपको सिर्फ 3 या 4 दिन दिए जाएंगे लेक्चर अपलोड होने के बाद, इसमें इससे मज़ीद गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। हाँ, असाइनमेंट के अंदर और क्विज़ेस तो ऑन टाइम ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे होते हैं, और असाइनमेंट के अंदर जो है वो चंद घंटों का मार्जिन जो है हम दे सकते हैं अगर कोई जेन्युइन इशू रिपोर्ट हो जाए तो, नहीं तो ये चीज़ें एलएमएस के ऐसे ऊपर से हाइड हो जाएंगी जब इनकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ चलें कोर्स के, ठीक है। ऐसा ना कीजिएगा कि जी वीडियोस को देखते रहेंगे और या वीडियोस को स्किप करते रहेंगे, सॉरी, और आखिर में जो है इकट्ठी 8-10 वीडियोस देखेंगे और फिर जो है ना इकट्ठी बाद में दोबारा 8-10 वीडियोस देख लेंगे, 20 के करीब वीडियोस हो जाएंगी, फिर मिड टर्म दे देंगे। ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप मिड टर्म तो दे देंगे, लेकिन आपके बाकी मार्क्स बच्चों जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अपने आप को मुश्किल में ना डालना और मुझे भी मुश्किल में मत डालना, ठीक है। तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे और प्यारे अंदाज से लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे कुछ सीख लें, मैं भी सीख लूँ, आप लोग भी सीख लें, ठीक है। अच्छा जी, कोर्स की एक्सेस देखें, सबसे ऑफिशियल और बेसिक जो हमारा सोर्स है वो तो बच्चों हमारा एलएमएस ही है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल मैंने
व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वीडियोज़ मैं अपनी उसी के ऊपर अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देता हूँ। तो अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप ही के ज़रिए उनको एक्सेस कर लें, LMS के ज़रिए उनको एक्सेस कर लें, या चाहें तो चैनल को जो है ना ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो ये है कि तब भी आपको ये वीडियोज़ वगैरह मिल सकती हैं, ठीक है, उसका सारा कंटेंट मिल जाएगा। हाँ, ज़ाहिर बात है यूट्यूब चैनल के अंदर आपको दूसरा मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। LMS के ऊपर ही आपको हर चीज़ मिलेगी, आपकी सारी अनाउंसमेंट्स और आपके जो हैं वो हर किस्म की रिसोर्स मटेरियल, सारा PDF, हर चीज़ वहीं आपको मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो बच्चों मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अगर आप लोग कोई क्यूरी भेजोगे और इसको हम एक डिस्कशन फोरम की तरह इस्तेमाल करेंगे, उस क्यूरी का आंसर ज़रूरी नहीं कि मैं ही करूं, अगर कोई और बच्चा समझता है कि उसका आंसर उसे आता है तो उसे ज़रूर उसको आंसर करना चाहिए ताकि एक हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो, ठीक है। उसका आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, एट लीस्ट इट विल बी अप्रिशिएटेड दैट ही हैज़ द करेज, ठीक है ना, टू स्पीक अबाउट समथिंग। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जो है एटीट्यूड होगा स्टूडेंट का अगर वो ग्रुप में पार्टिसिपेट करें। बाकी आप मुझसे ईमेल के ज़रिए कुछ पूछ लें या व्हाट्सएप ग्रुप के और पूछ लें तो आई एम अवेलेबल 24/7। तो जब भी इंशाल्लाह आपका मैसेज देखूंगा तो आपको इंशाल्लाह ताला मैं विद इन एन आवर और 2 इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और कोशिश मेरी ये होगी कि अगर मैं जानबूझकर कुछ क्वेश्चंस खुद से पोस्ट करूं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और उसमें आप लोगों की डिस्कशन को मैं मॉनिटर करूं, उसको जज करूंगा, सिर्फ मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और उसके बेस पर के कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है टॉपिक के अंदर, हो सकता है कि ये भी कोई ग्रेडिंग बन जाए इस ग्रेडिंग के अलावा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पार्टिसिपेशन आप लोगों ने करनी है। HEC की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास ये सारे टॉपिक्स सेमेस्टर में कवर होने चाहिए। तो इसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो आपको येलो में शो हो रहे हैं कि इंशाल्लाह मिड टर्म से पहले इनको करेंगे डिस्कस, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको ऑरेंज कलर में शायद शो हो रहे हों, तो वो हैं जो हम इंशाल्लाह ताला मिड के बाद में इंशाल्लाह ताला इनको हम कवर करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने हाल ही में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ा है तो आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर भी आपने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा, उसके अंदर भी आपने एनालिसिस को देखा था, उसके अंदर भी आपने बिग ओमेगा और ये थीटा इज़ नीदर बिग नॉर स्मॉल, तो अगर आप बिग लिख भी दें तो इट इज़ंट एनीथिंग, ठीक है। लिटल और ये लिटल ओमेगा, इस तरह आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम सारे उसमें पढ़े थे, रिकर्जन और रिकरेंस रिलेशन उसके अंदर आपने पढ़े थे, एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग टेक्निक्स का एक इंट्रो आपको वहाँ पे दिया था, ब्रूट फोर्स क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ अगर हमने इनके ऊपर कोई 10-11 लेक्चर्स सर्व किए होंगे तो यहाँ अब इनके ऊपर हम 20-22 लेक्चर्स सर्व कर लेंगे, तो कोर्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसी चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है जिसको उर्दू में कह सकते हैं, ततिम्मा कह सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा ही फसीह बली उर्दू आपको जाननी हो तो इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना, कोई टॉपिक रिपीट हो रहे होंगे, टॉपिक ज़रूर कुछ रिपीट हो रहे होंगे लेकिन उनका स्कोप बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब हम शुरू करते हैं पहले कि ये डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है क्या, ठीक है। देखें, एल्गोरिथम से आप की वाकफियत कोई नई नहीं है, पुरानी है। जब आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आए होंगे का कोर्स आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो आपको ज़ाहिर बात है कोडिंग करने से पहले आपने एक जहन के अंदर एक खाका बनाया होगा कि इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कैसे करना है। कोई हार्ड कॉपी के ऊपर या सॉरी पेज के ऊपर आपने कुछ स्टेप्स को लिखा होगा कि इन स्टेप्स को मैं फॉलो करूँगा तो मैं उसके मुताबिक कोडिंग करूँगा। तो इनफैक्ट दैट इज़ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम से आपकी वाकफियत है, करने की हद तक, डेवलप करने की हद तक, डिज़ाइन करने की हद तक भी, और डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम में चूँकि आपने इसको पढ़ा है तो एज अ टॉपिक भी और उसके एनालिसिस के लिहाज से भी और कुछ डिज़ाइन के लिहाज से भी, ठीक है। तो हम इसको रिपीट करते हैं ताकि थोड़ी सी आपकी चीज़ें जो भूली होंगी आपको ताज़ा हो जाएं कि व्हाट इज़ इनफैक्ट एन एल्गोरिथम। तो डायग्राम के ज़रिए देखें, आपको वाज़ेह हो रहा है कि एल्गोरिथम एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये मेथड है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब देखें पहले लाइन को, अ कंप्यूटर एल्गोरिथम इज़ अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर या किसी भी कंप्यूटिंग मशीन के ज़रिए
इसको हम कंप्यूटर ही कह रहे हैं। तो कंप्यूटर से मुराद हमारे सिर्फ पीसीज नहीं है, एनीथिंग दैट कैन कंप्यूट, जस्ट लाइक जैसे कि कैलकुलेटर भी हो गया, कुछ भी कोई ऐसी भी चीज़ हो गई। तो एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो बता रहा है जी इनपुट अगर ये है तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके इसको आउटपुट में हम कन्वर्ट कर देंगे, बात ख़त्म। इसी को हम एल्गो कहते हैं, ठीक है। अगली डेफिनेशन को देखेंगे, एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन। जी यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब है जिसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो, किसी किस्म का इबाहम ना हो, अगर हम उर्दू में इसकी बात करें, ठीक है। और अगली एक बड़ी अच्छी बात इस डेफिनेशन के अंदर ये भी है कि लिखा है इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। इस फाइनाइटनेस के ऊपर मैं अगली स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह बात करूँगा कि एल्गोरिथम हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो इंस्ट्रक्शन अनएम्बिगुअस हैं, यानी आपने किसी काम का हल तो बताया, लेकिन आपने जिस सेंटेंस के अंदर या जिस इंस्ट्रक्शन के अंदर उसका हल बताया है वही एम्बिगुअस है, उसी की समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपने असल में हल नहीं बताया, आपने अगले को मज़ीद कंफ्यूज किया, ठीक है। तो जो भी स्टेप बाय स्टेप मेथड्स या इंस्ट्रक्शंस होंगे वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए, ठीक है, और वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको रिजल्ट भी दें, ठीक है। इसको हम मज़ीद ये इसकी फाइनाइटनेस 2 डायमेंशंस में है, वो दोनों डायमेंशन में आगे चल के आपको डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब एक थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंशन को देख लीजिए, ठीक है, कि एन एल्गोरिथम इज़ अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर that takes some value or set of values as input and produces some value or set of values as output. It's just like the same, ठीक है। तो कोई भी डेफिनेशन आप कंसिडर कर लें, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इसमें बात की गई है, लेकिन डेफिनेशन सेम है, ठीक है। तो सम अप करते हैं कि एन एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, दैट वन मस्ट परफॉर्म इन ऑर्डर टू सॉल्व अ वेल फार्मूलेटेड प्रॉब्लम। वेल फार्मूलेटेड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपको प्रॉब्लम भी तो सही तौर पे डिफाइन हो, आपको पता ही नहीं है कि काम क्या करना है, तो आप उसका एल्गोरिथम बनाते रहे, भाई आपको पता ही नहीं एग्जैक्टली काम है क्या। तो प्रॉब्लम को समझना, उसको अच्छे उसकी एम्बिग्विटी उसको दूर करना, उसकी स्टेटमेंट की प्रिसाइजनेस के ऊपर सबसे पहले बात करना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है, ठीक है, ताकि इसको किसी तरीके से मिस इंटरप्रेट न किया जा सके। तो अ वेल फार्मूलेटेड प्रॉब्लम इज़ अनएम्बिगस एंड प्रिसाइज, लीविंग नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टेप्स आर ऑलवेज फाइनाइट, ये फाइनाइटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको मैं मज़ीद आगे एलेबोरेट करूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना जी। तो किसी भी एल्गोरिथम की जो भी तक हमने पढ़ा, ये 6 तरह के करैक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। पहली बात कि उसके अंदर के प्रॉब्लम खुद क्लियर हो और अनएम्बिगस हो। पहले तो जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो, अनएम्बिगस हो, और उसके जो स्टेप्स आप बता रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो भी बड़े क्लियर हों, उसमें भी किसी किस्म की अनएम्बिग्विटी ना हो, ठीक है, किसी किस्म का इबहम ना हो, और उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट ना किया जा सके। नंबर 2, इनपुट्स होने ज़रूरी हैं। ज़ाहिर बात है अगर इनपुट नहीं होगा तो देखें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, इनपुट इज़ अ बेसिक एंटिटी इन दिस सिनेरियो, ठीक है। तो इनपुट होने चाहिए और इनपुट भी वेल डिफाइन होने चाहिए, हमें पता हो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ इनपुट आएगी। भाई कुछ इनपुट आएगा और कुछ आउटपुट जाएगा, ये प्रोसीजर है, भाई वो क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, तो इनपुट्स को वेल डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम एल्गोरिथम में प्री और पोस्ट बता रहे होते हैं कि इस एल्गोरिथम से पहले ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनपुट जाएंगी, और ये चीज़ ये है, और इस एल्गोरिथम के बाद ये चीज़ एज एन आउटपुट आ रही होगी, और इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड इनपुट्स और वेल डिफाइंड आउटपुट ये ज़रूरी है, ठीक है। चौथी चीज़ हमारे पास यहाँ पे फाइनाइटनेस। ये चूँकि फाइनाइटनेस के ऊपर मैंने आगे बात करनी है, इसलिए अभी आप इसको इतना ही समझें कि एल्गोरिथम फाइनाइट होता है, ठीक है, 2 तरह से। वो किस तरह से वो आगे मैं बताता हूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, सिर्फ आपको मैं हिंट दे दूं कि फाइनाइटनेस इसलिए एल्गोरिथम में ज़रूरी है कि अगर एल्गोरिथम फाइनाइट टाइम के अंदर रन नहीं होता तो इन्फिनिटी इज़ अनडिफाइंड, तो वो तो ऐसे जैसे आप किसी इन्फिनिट लूप के अंदर फंस गए, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, असल में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है ना। तो ये फाइनाइटनेस की एक डायमेंशन है, ठीक है। अगली डायमेंशन को भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। 5वीं चीज़ क्या है कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। देखो हम एल्गोरिथम के अंदर हम कोडिंग नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ बता रहे होते हैं कोई काम कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि जी 2 नंबर्स
को, दो इंटीजर्स को यूज़र से इनपुट करके उनको सम करके जो है वो आउटपुट करना है। तो अब उसका एल्गोरिथम क्या बनाएंगे जी? पहला स्टेप ये करो कि यूज़र से इनपुट ले लो पहला नंबर, फिर दूसरा स्टेप कि जी यूज़र से दूसरा नंबर इनपुट ले लो, तीसरा स्टेप भाई ये दोनों नंबर जो आए थे इनको ऐड करो, चौथा स्टेप भाई इनको एक वेरिएबल के अंदर पुट करो। फॉर एग्जांपल एक वे है ये इसको सॉल्व करने का। और पांचवा स्टेप भाई इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो कि जी ये जो है वो इस और इसका सम ये है, ठीक है। अब ये इसके अंदर हमने कोई कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ नहीं की, ये लैंग्वेज से मुराद यहाँ पे फॉर्मल और कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। एल्गोरिथम के अंदर हम सिंपली बता रहे होते हैं करना क्या है। इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको इंटीजर इंट आई इज इक्वल टू दिस वो सारी चीज़ें, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस वो सारी चीज़ें, और उसमें आखिर में सेमी कॉलन हो, अगर सी में उसकी कोडिंग हो रही है मेन फंक्शन में उसको लिखेंगे और हेडर फाइल्स ऐड करेंगे। देखें ये लैंग्वेज डिपेंडेंट चीज़ें हैं। एल्गोरिथम इनसे आज़ाद होता है। एल्गोरिथम के अंदर हम सिर्फ ये बताते हैं करना क्या है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। वो स्टेप्स एक्चुअली जब उनकी हम कोडिंग कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, तो वो ज़ाहिर बात है एक स्टेप कई लाइंस ऑफ कोड्स में स्प्लिट हो सकता है, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। एल्गोरिथम के अंदर हम किसी भी लैंग्वेज, एल्गोरिथम लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। एल्गोरिथम को हम बहुत सी फॉर्म्स के अंदर राइट कर सकते हैं, सूडो कोड की फॉर्म में, सिंपल इंग्लिश की फॉर्म में, 1 2 3 बुलेट्स की फॉर्म में, और नंबरिंग की फॉर्म में। तो ये बहुत अंदाज से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपने ये एल्गोरिथम के अंदर ये बताना होता है कि इस इनपुट को इस आउटपुट के अंदर इन स्टेप्स के ज़रिए हम सक्सेसफुली, करेक्टली, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जिस लैंग्वेज के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर लें। और आखिरी चीज़ है फीजिबिलिटी को आप समझ लें करेक्टनेस। तो करेक्टनेस के ऊपर भी हम अलग से चूँकि बात करने वाले हैं, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फाइनाइटनेस और करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इनको हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनाइटनेस को। देखो मैंने आपको बताया था कि दो पहलू हैं इसके, फाइनाइटनेस के दो डायमेंशंस हैं इसकी, ठीक है, दो अबाद हैं इसके। अगर हम उर्दू में बात करें, एल्गोरिथम्स आर फाइनाइट इन 2 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, लेंथ ऑफ एल्गोरिथम शुड बी फाइनाइट, बिकॉज इफ लेंथ ऑफ एल्गोरिथम इज नॉट finite, and we know that if we are going to implement this algorithm in a computer, we need memory, and we can say that we have an infinite memory, but in fact practically there is no infinite memory. And if length of algorithm is infinite, it cannot even fit in memory. So how can we work on an algorithm that cannot fit in memory? तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा मेरे 2-3 जुमलों से कि लेंथ ऑफ एल्गोरिथम का फाइनाइट होना क्यों ज़रूरी है, और ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड चीज़ ये है कि नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। देखें नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन एल्गोरिथम नहीं, नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। देखें लूप के अंदर आप लिखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n प्रिंट आई, तो ये बज़ाहिर तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इफ़ n इज इक्वल टू 10 तो इसका मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स ये 2 नहीं होंगे, स्टेटमेंट्स 2 हैं, कंप्यूटेशनल स्टेप्स ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ आप लिखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10 और इनिशियली j की वैल्यू 0 थी, तो आप लिखते हैं j++। तो अब दिखने को ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन कंप्यूटेशनल स्टेप्स कितने होंगे, आई कितनी दफ़ा इंक्रीमेंट हो रहा है, आई 10 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कंप्यूटेशनल स्टेप्स होंगे 10। तो हम ये बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ एल्गोरिथम अलग चीज़ थी, वो हमने पहले बयान कर चुके हैं। तो ये दोनों अलग डायमेंशन है। बाद बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ एल्गोरिथम एंड नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स, दीज आर द सेम। नो, दीज आर नॉट द सेम, ठीक है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। लेंथ ऑफ एल्गोरिथम इज़ कि आपका एल्गोरिथम में number of steps, number of statements, number of instructions, they must be finite, ठीक है। And when we are talking about number of computational steps, it means after iteration or after performing all the steps where we have converted input into output, so if we count this number of steps, these are finite, and if we can count, of course it is finite, ठीक है। So if the number of computational steps are not finite, then it means the problem is not solved at all, because infinity is undefined and undefined means not solved, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब अगर इन्फिनिट लूप में चले गए हैं तो हम मिसाल के तौर पर आपने लिखा कि वाइल आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपने लिखा वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 1 और वाइल आई j++। तो
I will always be true because I was initially 1 and it is incrementing 1 2 3 4 5 6. Sorry, it is not incrementing, it is remaining the same. तो 1 मीन्स ट्रू और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, वाइल की कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। दिखने में 3-4 लाइन्स हैं, लेंथ ऑफ एल्गोरिथम इज फाइनाइट बट नंबर ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स आर इनफाइनाइट, इट विल नेवर स्टॉप, ठीक है ना। तो इन्फिनिट लूप में फंस जाना, इसका मतलब यही होता है कि आपने बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस कर रही हैं जो अनवांटेड थी, जो आप करना नहीं चाहते थे, गलती से कर ली हैं। इट मीन्स योर एल्गोरिथम इज़ नॉट करेक्ट। और इस फाइनाइटनेस का बराह रास्त असर पड़ता है हमारे इसके अगले करेक्टरिस्टिक्स पे, दैट इज़ करेक्टनेस, ठीक है। अच्छा, करेक्टनेस की बात आगे करते हैं। हमने जो एल्गोरिथम्स पिछले सेमेस्टर्स के अंदर भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, देखिए उसमें आपने देखा होगा बेसिकली हम 2 तरह के एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये ही 2 तरह के एल्गोरिथम ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। दैट फर्स्ट इज सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड सेकंड इज सर्चिंग एल्गोरिथम। आपको या कुछ चीज़ें सर्च करनी होती हैं या सॉर्टिंग करनी होती है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि आप सॉरी कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में चले जाएँ, इनसे आपका छुटकारा नहीं है, ठीक है। बड़ी बेसिक चीज़ें हैं सॉर्टिंग और सर्चिंग, ठीक है। अब और हम भी इन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ विच एल्गोरिथम इज़ बेस्ट, कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट होगा। मिसाल के तौर पे सॉर्टिंग के एल्गोरिथम बहुत सारे आपने पढ़े हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट और शेल सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट और पता नहीं कौन कौन से सॉर्ट, ठीक है ना। अभी तो हमने नाम भी पूरे नहीं शायद उनके गिन सकें भी, इतने सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं, 100 से ऊपर तो होंगे, ठीक है। तो इतने जब हमारे पास सैकड़ों सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तो विच इज़ द बेस्ट, क्या कोई ऐसा है जो हर दफ़ा या हर इंस्टेंस के लिए हर कंडीशन में बेस्ट हो? इट मे नॉट बी द केस, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होगा कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द लिस्ट टू बी सॉर्टेड, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सॉर्टेड, ठीक है। और ये इस चीज़ पे भी बाज़ दफ़ा करता है डिपेंड कि लिस्ट में पहले से सॉर्टेड आइटम्स कितने हैं, ठीक है। और फिर आइटम्स के ये जो वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल भी वो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव हैं, या वो ABC है यानी कि वो करेक्टर डाटा है, या वो 1 से 100 तक हैं सिर्फ। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। हमने देखा था कि जो लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, तो उनमें से अगर हमारे पास रेंज वैल्यूज़ की बहुत कम है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हम एफिशिएंटली सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी डिपेंड करेगा काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस टू बी यूज, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी ये करेगा डिस्कस कि आप किस तरह की स्टोरेज डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस फास्ट हैं, कुछ ज़ाहिर बात है बहुत स्लो हैं, कुछ सिक्वेंशियल हैं, कुछ रैंडम हैं। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस वक्त में कौन सा एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है। इस तरह ये भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर एक और डायमेंशन आ जाएगी कि वो एक ही जगह पे आपका डेटा पड़ा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी हैं हमारे पास और इंटरनल भी हैं, तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो किसी एल्गोरिथम को हम इसी तरह ही जो है वो ही नहीं कह सकते बेस्ट। अगर ऐसा होता तो हमारे पास सैकड़ों एल्गोरिथम्स ना होते। ये सैकड़ों हैं इसीलिए कि इनके अंदर मुकाबला है, ठीक है। इनमें हर एक का अलग अलग मौके पे अलग अलग एप्लीकेशन है इनकी, ठीक है। अच्छा, ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं अमूमन, इनका जानना आप लोगों को ज़रूरी है ताकि ये कुछ एम्बिगुइटीज़ अगर बाकायदा कोर्स शुरू करने से पहले हैं तो वो अभी से आपकी दूर हो जाएं भाई, ठीक है। देखो, प्रॉब्लम्स, एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, देखो। देयर मे बी अ सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है, एंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम यू मे design or develop different algorithms, for example 1 2 3 4 5 algorithms, and then after selecting one of those algorithms you can implement it in different languages, on different platforms, in different programs, ठीक है। फिर उन प्रोग्राम्स के अंदर आप देखते हैं कि किस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छी हुई है, तो वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम के कई भाई एल्गोरिथम हो सकते हैं और किसी भी एल्गोरिथम के कई प्रोग्राम बन सकते हैं, उसको कई तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर ईच प्रॉब्लम और क्लास ऑफ प्रॉब्लम देयर मे बी मैनी डिफरेंट एल्गोरिथम्स, एंड फॉर ईच एल्गोरिथम देयर मे बी मैनी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस, और इन अदर वर्ड्स प्रोग्राम्स। अब हम बात करते हैं करेक्टनेस की तरफ। भाई आपने एल्गोरिथम बना लिया बड़ी मेहनत के साथ, ठीक है, आपने उसके अंदर ही हर चीज़ का ख्याल रखा, लेकिन ये उसकी करेक्टनेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो हाउ डू वी नो वेदर एन एल्गोरिथम इज एक्चुअली करेक्ट और इट इज़ इनकरेक्ट? स्ट्रॉन्ग
तो फर्स्टली पहले तो देखो, जब हम एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है हमने उसके अंदर बड़ी चीज़ों को तोड़ तोड़ के अलग अलग करके उनको एनालाइज करके लॉजिकली देखा होता है कि अब इनको अगर आप कंबाइन करके एक रिज़ल्ट बना रहे हो, ठीक है, एक डिज़ाइन आपने प्रपोज कर दिया है तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक ही होगा, ठीक है। तो एक तो ये है, वो एक्सपीरियंस आपका बता रहा होता है और आपने प्रोग्राम के डिज़ाइन करते वक्त जितनी मेहनत की होती है और जितनी इन चीज़ों का ख्याल रखा हो, तो दैट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस दैट यस यू हैव identified a valid procedure or a valid algorithm for finding the solution for this specific problem. Second, आप क्या करते हैं, आप उस एल्गोरिथम को मुख्तलिफ सेट ऑफ इनपुट्स पर ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर तो आपका इनपुट सेट फाइनाइट है, मिसाल के तौर पे आपका प्रॉब्लम है ही ये कि 100 वैल्यूज़ आपको मिले इस रेंज के अंदर तो आप उनके ऊपर कोई ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, तो आपको पता है कि आपके पास इनपुट बस फाइनाइट कम्बिनेशन है, इसके अलावा नहीं है, तो आप वो सारे कम्बिनेशन कर सकते हैं ट्राई। अगर सब के लिए वो उसका आंसर दुरुस्त है तो ठीक है जी, ये सही हो गया, ये तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है कि आप एक फाइनाइट नंबर ऑफ़ इनपुट केसेस के लिए कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप एक जनरल सोल्यूशन दे रहे होते हैं कि आपके पास इनपुट हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसकी रेंज बड़ी फाइनाइट किस्म की हो, ठीक है। देन इनपुट कई तरह का हो सकता है, इनपुट की जो लिस्ट है वो साइज़ में बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अब ज़ाहिरी बात है इतने ज़्यादा कम्बिनेशंस को ट्राई करना भी पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट ट्राई ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस व्हेन देयर आर इन्फिनिट कम्बिनेशंस, ठीक है। तो आपको ये एक जितनी मर्ज़ी टेस्टिंग कर लें, आपने जितनी भी टेस्टिंग की होगी, चाहे 2 करोड़ इनपुट केसेस को टेस्ट किया होगा, भाई 80 करोड़ इनपुट केसेस को टेस्ट किया होगा, लेकिन हो सकता है 80 करोड़ के बाद कोई एक ऐसा केस हो जिसके लिए ये फाल्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि unless there are only a finite number of possible input values for the algorithm to consider, testing can never prove that an algorithm produces correct result in all cases, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे इसको हम इस्तिक़रा कहते हैं उर्दू के अंदर, कि आप किसी इलाके में गए तो आप उस इलाके के लोगों के बारे में राय कायम करना चाह रहे, ठीक है, और आप उनके इलाके के मिसाल के तौर पे 1000 लोग हैं और आपने 1000 से 1000 बंदे से मुलाकात की और उसके बाद आप कोई राय कायम कर रहे हो कि वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं और सब के सब ऐसे थे, तो ठीक है, आप कह सकते हैं जी आप अब आपका एल्गोरिथम, अब आपकी राय ठीक है, मतलब ओपिनियन आपका दुरुस्त हो सकता है किसी दर्जे में, ठीक है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी इलाके के सारे लोगों से नहीं मिल सकते, आपको पता ही नहीं कितने अनडिफाइंड है, देयर आर इनफिनिट पीपल मिसाल के तौर पे, और आपने कोई 1000, 2000, 3000 लोगों से मुलाकात की है, तो हो सकता है वो 1001वां आदमी ऐसा हो जो इन 1000 जैसा नहीं था। तो ये आपको मैंने रियल लाइफ से एग्जांपल दे दी, ठीक है। तो टेस्टिंग में आपने जितनी टेस्टिंग भी की होगी दैट इज़ फाइनाइट, और केसेस इन्फिनिट हों अगर, तो आपने जितनी भी टेस्टिंग कर ली है यू कैन नॉट इंश्योर कि आपका प्रोग्राम दुरुस्त है, ठीक है। तो फिर आप करते क्या है, अब आपके काम आती मैथ्स, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड कितना कंप्लीट है और कितना मजबूत है। आप अपने एल्गोरिथम को मैथमेटिकली प्रूव करते हो कि इस तरीके से काम करने से जो है ये इनपुट इसी आउटपुट में कन्वर्ट होगा और ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, ठीक है। तो इफ़ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मल mathematical proof for the correctness of your algorithm that proves that your algorithm is correct, then it is, ठीक है, तब बात बनेगी, ठीक है, तब कहा जा सकता है ठीक है जी 100/100 हो गया जी, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रूफ ज़ाहिर बात है हर एल्गोरिथम के लिए बनना मुश्किल है। तो इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रूफ वी शुड व्यू द प्रोपोज्ड एल्गोरिथम एज नथिंग मोर देन अ ह्यूरिस्टिक प्रोसीजर, कि जी मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा ही होगा, हाँ कभी नहीं भी होगा तो ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो विच मे और मे नॉट यील्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है।
हमारे पास बच्चों एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग टेक्निक्स बहुत सारी हैं और कई डायमेंशन हैं। मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इनमें एक एक मुख्तसर सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, बाकी इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग टेक्निक्स बहुत सारी हैं, उनमें से ये 12 टेक्निक्स लिखी हैं, लेकिन इनमें जो पहली 2 हैं ये और तरह की हैं और 3rd से 12th तक की और तरह की, बट इनको अभी हम इकट्ठे ही डिस्कस करते हैं। देखो, हमने अपने एल्गोरिथम के अंदर हो सकता है कुछ काम रिपीटेडली करवाने हों, तो उस रिपीटेडली करवाने के लिए आपको पता है आप रिकर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो लूप्स के ज़रिए आइट्रेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस मकसद के लिए हमारे पास 2 तरह के एल्गोरिथम्स हो जाएंगे, या वो रिकर्सिव होंगे या वो आइट्रेटिव होंगे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, हम बात करें कि हम एल्गोरिथम के अंदर क्या क्या टेक्निक्स को अपना सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें होल सेट के ऊपर काम करने से रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बजाय ये कि हम उसको तोड़ दें। जैसे कि एक पूरा मुल्क फ़तह करना मुश्किल है तो ये अंग्रेज़ ने भी हमारे साथ क्या किया था कि डिवाइड एंड कंकर, ठीक है। लोगों को, सूबों को खुद मुख्तार बना के आपस में लड़ाओ, ताकि जब हम किसी एक के ऊपर हमला करें तो दूसरा उसका साथ ना दे, ठीक है। तो इस तरह की कई कहानियाँ भी आप लोगों ने जो है वो सुनी होंगी। तो डिवाइड एंड कंकर, तो आपने देखा हम मर्ज सॉर्ट के अंदर भी यही कर रहे थे, हम क्विक सॉर्ट के अंदर भी ये कर रहे थे। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने इनपुट्स लिस्ट को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, और उस डिवाइड करते करते हमें अपने सोल्यूशन मिल रहे थे, ठीक है। और एक होता है डिक्रीज़ एंड कंकर, कि आप इनपुट साइज को डिक्रीज़ कर रहे होते हो हर इटरेशन के बाद, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपने क्विक सॉर्ट के अंदर देखा होगा कि क्विक सॉर्ट के अंदर क्या होता है, एक इटरेशन के बाद आपका एक आइटम सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच जाता है, और अगली लिस्ट जो होती है वो उसके एक राइट लिस्ट होती है, एक लेफ़्ट लिस्ट होती है, और उसमें ये वाला एलिमेंट नहीं शामिल होता जो कि अपने पोजीशन पे पहुंच गया। तो इसका मतलब अगले स्टेप के ऊपर इनपुट जिसको हमने कंसिडर करना है दैट इज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। इस तरह एक होता है ट्रांसफॉर्म एंड कंकर। भाई इस फॉर्म के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है, हम अपनी प्रॉब्लम को किसी और प्रॉब्लम में मोल्ड कर देते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल कर फिर वापस आ जाते हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म एंड कंकर, ठीक है। इटरेटिव इंप्रूवमेंट क्या होता है कि हर इटरेशन के बाद हमें अब फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज़ हैं, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, अगर हमने 10 वैल्यूज़ सॉर्ट करनी है तो मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि इटरेटिव इंप्रूवमेंट नहीं है। क्यों? आखिरी मर्ज के ऊपर एक्चुअली सारी की सारी वैल्यूज़ इकट्ठी सॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन क्विक सॉर्ट के अंदर ऐसा नहीं है। क्विक सॉर्ट के अंदर क्या है कि हर इटरेशन के बाद एक एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है, तो आइटरेटिवली इंप्रूवमेंट आ रही है। मर्ज सॉर्ट के अंदर नहीं, एट द एंड बैश में इंप्रूवमेंट आती है। तो आइटरेटिव इंप्रूवमेंट एक डिज़ाइनिंग टेक्निक है। 7वीं डिज़ाइनिंग टेक्निक जो हमारे पास है बच्चों वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, देखो बाज़ दफ़ा वैसे तो ये पिछले कोर्स में मैंने बताया है, कुछ नए बच्चे भी होंगे जिन्होंने मुझसे ये कोर्स नहीं पढ़ा होगा, तो बल्कि बहुत से नए बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे ये कोर्स नहीं पढ़ा होगा। तो ये कि अगर आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग को पहले नहीं पढ़ा तो अव्वल तो हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू दे दूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है बच्चों, कि बाज़ दफ़ा हमें रिकर्जन के अंदर एक ही चीज़ को बार बार, एक ही रिज़ल्ट बार बार चाहिए होता है। तो बजाय ये कि उसको बार बार कैलकुलेट करें और वो अनवांटेड रिकर्जन्स में हमारा टाइम बहुत लगे, हमारा प्रोग्राम टाइम वाइज बहुत स्लो रन हो, तो हम क्या करते हैं, वो रिज़ल्ट जो बार बार कैलकुलेट होने हैं, जब वो पहली दफ़ा कैलकुलेट हो रहा है हम उसको स्टोर कर लेते हैं, और जब अगली दफ़ा उनकी कैलकुलेशन आती है हम कहते हैं कैलकुलेट ना करो भाई, वो सारा प्रोसेस छोड़ो, रिज़ल्ट इसी का हमने पहले एक दफ़ा निकाला है उसको सेव कर लो, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए फैक्टोरियल की उसकी फिबोनाची सीरीज़ वगैरह की मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि इसको इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। अगले हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। देखो इसका नाम ही ज़ाहिर है लालच। तो लालच क्या होता है, लालच में हमेशा इंसान अंधा हो जाता है और उसको दूर की चीज़ नहीं दिख रही होती, वो फोर्सी नहीं कर पाता कि आगे चल के इसके साथ क्या होने वाला है। हाँ, वो अभी देख रहा होता है कि अभी मेरा फ़ायदा किस में है, ठीक है, अभी का फ़ायदा उठा लो, अभी जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको ले लो और बाद की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर ये होता है कि आप लोकली उस वक्त जो ज़्यादा ऑप्टिमल चीज़ लग रही होती है, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन लग रहा होता है, उसको अडॉप्ट कर लेते हो। ये जहन में रखे बगैर
कि हो सकता है कि आगे चल के ये रास्ता ठीक ना निकले, ठीक है, ये ओवरऑल रिज़ल्ट हो वो इतना ऑप्टिमल ना हो, लेकिन उम्मीद होती है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसा ही है जैसे आपके सामने दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है जिसमें जो है वो घास भी है और छाँव भी है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोड बनी हुई है। दूसरा ऐसा है जहाँ पे खड्डे हैं, कांटे हैं और झाड़ियाँ हैं और आपको चलने में भी मसला है, आप बाइक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप बड़ा उसमें तंग हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या लग रहा है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमारी ग्रिड ये कह रही है कि हमें अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन और इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह ये रास्ता आगे भी अच्छा ही निकलेगा, एट द एंड हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि ये जो रास्ता हमें अच्छा नहीं दिख रहा, 1-2 किलोमीटर के बाद ये मेन हाईवे से जा मिले और ये जो रास्ता हमें अच्छा लग रहा है ये इससे ज़्यादा पुरखतर रास्ते से होके गुजर रहा हो आगे, ठीक है। तो ग्रीडी अप्रोच आपको ये इंश्योर नहीं करती कि आपका रिज़ल्ट एट द एंड भी ऑप्टिमल होगा। हाँ, लोकली ऑप्टिमल है, लेकिन ग्लोबली ऑप्टिमल है कि नहीं ये नहीं होगा, ये आपको गारंटी नहीं करेगा, ठीक है। तो बहरहाल ये एक अप्रोच है जिसमें आप देखेंगे कि ये इतनी इनएफिशिएंट भी नहीं है जितने भी आप इसको जो है ना समझ रहे होंगे मेरी इस छोटी सी तकरीर के बाद। तो बहरहाल ग्रीडी अप्रोच है यही, ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से हैंडल किया जाता है कि ये आपको ऑप्टिमल रिज़ल्ट दे, ठीक है ना। तो इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जब हम जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो है वो ये होते हैं कि भाई एग्जॉस्टिव सर्च, हर तरह का कम्बिनेशन ट्राई किया जाता है, ठीक है, कोई इंटेलिजेंस इसमें नहीं होती। भाई जितने पॉसिबल सोल्यूशन है सब के सब ट्राई कर लो, कोई तो होगा। अगर एक चीज़ का कोई सोल्यूशन है और ये 1 मिलियन सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस हैं और इन 1 मिलियन में से एक सोल्यूशन इसका है, तो भाई सब के सब बारी बारी कर दो ट्राई, रिजल्ट एंश्योर्ड है, चाहे लेट मिल जाए, ठीक है। इस तरह कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें बैक ट्रैकिंग इस्तेमाल हो रही होती है। बच्चों बैक ट्रैकिंग क्या होती है, कभी कभी आप फॉर एग्जांपल ट्री के अंदर कोई नोड सर्च करते करते लीफ तक पहुंच जाते हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, और लीफ तक पहुंच जाते हो और आप कहते हो ओहो ये तो इससे आगे मैं जा नहीं सकता, लीफ नोड है, इसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो रिज़ल्ट इस वाले पाथ के अंदर नहीं था, तो ऊपर जाता हूँ वापस और वहाँ से दूसरा पाथ कंसिडर करता हूँ। ये जो ऊपर आप जा रहे हैं और इस वाले पाथ को जहाँ आप चले गए थे डिस्कार्ड कर रहे हैं, ये है बैक ट्रैकिंग। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दे दी है, ठीक है। ये तो एक्चुअली जब हम इसकी मिसालें करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ऐसे हैं रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम जिसके अंदर हम रैंडम नंबर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बड़ा एफिशिएंटली उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हमारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती हैं, वो आगे चल के डिस्कस हो जाएगा। और एट द एंड जो है वो हमारी जो टेक्निक है वो है टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। इसको आप टेक्निक समझ लें या एक हकीकत समझ लें कि देखो हमें हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। वालिद या टीचर जब बच्चों को बाज़ दफ़ा ज़्यादा गुस्सा कर रहा हो, ठीक है, और उनको ज़रा थोड़ा सा हार्ड टाइम दे रहा हो उनको कुछ सिखाने के लिए, तो आपको बाज़ दफ़ा ये हमारे माशरे का अलमिया है, हमारे स्टूडेंट्स का भी अपने रिस्पेक्ट से हाथ धोने पड़ते हैं। क्यों भाई, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, हालांकि वो आपके फ़ायदे के लिए लगा होता है। तो और अगर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लीनियंसी देने वाला टीचर हो जी, हर चीज़ पे भाई चलो ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है, लेट सबमिशन है, चलो भाई 10 दिन बाद कर दो, तो कहते हैं जी टीचर बड़ा अच्छा है, हालांकि एक तरह से आपका नुकसान हो रहा होता है। तो किसी दर्जे में ये चीज़ काबिल कबूल भी होती है, लेकिन देखिए ये ट्रेड ऑफ हो रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास यहाँ भी ट्रेड ऑफ हो रहे होते हैं। आप बाज़ दफ़ा टाइम वाइज अपने प्रोग्राम को बहुत एफिशिएंट बनाने के लिए स्पेस का ज़्यादा यूज़ कर जाते हो, और कभी कभी स्पेस बचाने के लिए आप ऐसे एल्गोरिथम बनाते हो कि आप का प्रोग्राम थोड़ा सा स्लो हो जाता है टाइम वाइज। तो ये ट्रेड ऑफ होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप टाइम वाइज बहुत सेंसिटिव हैं या जिस कंपनी ने आपको ये काम दिया है स्पेस का इशू है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी उस सिनेरियो के ऊपर, उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि आपको किस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना है और किस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये असल में मैंने इन बातों में हिंट भी दे दिया है कि थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस हो सकती है मेरी तरफ से हो असाइनमेंट क्विज़ेज़ वगैरह के मामले में,
लेकिन आप इसको अपना फ़ायदा समझिएगा, ठीक है। टीचर कभी भी दिल से किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, लेकिन ये है कि कभी कुछ सिखाने के लिए अपने बच्चे के कान मरोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो उस बच्चे का फ़ायदा होता है, बच्चे को वक्ती तौर पे बुरा लगता है, वो बातें भी करता है। तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोग अपना फ़ायदा समझते हुए ये हमारी सख्तियों को थोड़ा बहुत इस सेमेस्टर में बर्दाश्त कीजिएगा, बाद में आपसे माफ़ी तलाफ़ी कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस। देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दो फेजेस होते हैं। हम एनालिसिस करते हैं और फिर हम सिंथेसिस कर रहे होते हैं। एनालिसिस और सिंथेसिस में फ़र्क क्या है? देखो, एनालिसिस क्या होता है, हर चीज़ को एनालाइज करना, उनको जांचना, उसका तज्जिया करना, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना और हर पार्ट को देखना, ये चीज़ है। तो हाउ डज सिस्टम वर्क, ब्रेकिंग अ सिस्टम डाउन टू नोन एंड ट्राइबल कंपोनेंट्स, और फिर देखना कि हाउ दिस कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सिंथेसिस में क्या है, इस एनालिसिस के बाद हम इन कंपोनेंट्स को पुट टुगेदर करते हैं फाइनल सॉल्यूशन बनाने के लिए। हाउ कंपोनेंट्स शुड बी पुट टुगेदर, ठीक है। तो ये कंबाइनिंग प्रोसेस, आप समझ लें मर्ज सॉर्ट के अंदर आपका जो प्रोसीजर था उसको ब्रेक डाउन करने का, वो एनालिसिस था, और जब वो सिंगल एलिमेंट पे कंसिडर हो गया, उसके बाद आपने उसको देखा कि आपस में वो किस तरह लिंक हो सकते हैं, तो मर्ज प्रोसीजर के ज़रिए आपने उनको कंबाइन कर दिया। जब हम एल्गो बना रहे होंगे, जब हम काम कर रहे होंगे डिज़ाइनिंग के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर, तो ये डिज़ाइनिंग और एनालिसिस जो हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के किस फेज़ के अंदर आ रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपको पता है 6 फेजेज़ हैं। सबसे पहले ये कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद आप उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उस डिज़ाइन में आपका एल्गोरिथम बनता है, जिसमें आप इनपुट, आउटपुट और स्टेप्स को स्पेसिफाई करते हैं, और फिर आप उसको एनालाइज करते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं, फिर उसमें टाइम और स्पेस वाइज किसी में कोई मसला है तो नहीं, और फिर उसको मज़ीद ऑप्टिमल किया जा सकता है कि नहीं, ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है कि नहीं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप उसकी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो दरमियान वाले 2-3 फेजेज़ हैं, हमारा कंसर्न ये है ख़ास तौर पे, ये एल्गो और एनालिसिस का फेज़। डिज़ाइनिंग का कुछ पार्ट यहाँ पे होता है, और इनफैक्ट असल तो यहीं पे हो रहा होता है एल्गोरिथम वाले फेज़ में, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बात की टाइम एंड स्पेस की, तो ठीक है, हम इसकी बात करेंगे, लेकिन हमारी टाइम और स्पेस से मुराद क्या है? तो when we talk about time complexity of algorithm, what do we actually mean? It is not actually running time, because it is not the standard. हमारे पास मशीन टू मशीन डिफरेंट है, एक मशीन का प्रोसेसर दूसरे मशीन से फास्ट है, एक में रैम ज़्यादा है और एक में और बहुत सी चीज़ें हैं, एक में ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, ठीक है, और एक में प्रोग्राम ज़्यादा इंस्टॉल है, तो वो उन्होंने रिसोर्सेज ज़्यादा कैरी किए हुए हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, मुख्तलिफ़ मेयर्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो मैंने एक ही प्रोग्राम मुख्तलिफ़ वक्तों में रन किया है, तो मुझे एक्चुअल रनिंग टाइम मुख्तलिफ मिला है, ठीक है। ये रिपोर्ट नीचे आपके सामने है। तो ज़ाहिर बात है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, ये तो कुछ सेकंड बाद ही बदल जाएगा। तो इट इज़ नॉट द एक्चुअल रनिंग टाइम, इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड। देन व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड? तो देखें, हम एजम्पशंस करते हैं। अच्छा, बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन बात सही भी होगी इंशाल्लाह, आगे चल के बता रहा हूँ आपको। देखो, हम जिस मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी बेस पे हम देखेंगे कि टाइम और स्पेस वाइज कोई यानी एनालिसिस कर रहे होंगे या टाइम या स्पेस वाइज कोई प्रोग्राम या कोई एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है और कितना नहीं है, तो उसके अंदर हम बहुत सी एजम्पशंस के ऊपर काम कर रहे होंगे, और ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। कुछ एजम्पशंस हमारे डिज़ाइन फेज़ पे होंगे, कुछ हमारे एनालिसिस के फेज़ पे होंगे। डिज़ाइन फेज़ के ऊपर हम ये एजम्पशन जो है वो हमारी होगी कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन उतना हो जितना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको रियल नंबर्स के ऊपर काम करना है, फ्रॉम 0 to 1, तो आपको पता है फ्रॉम 0 to 1 देयर आर इन्फिनिट कंटिन्यूस इंटरवल्स, इन्फिनिट रियल नंबर फ्रॉम बिटवीन 0 to 1 और फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो अगर आप इन पे काम कर रहे हैं, तो क्या इन सब के ऊपर काम करेंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल, इन्फिनिट है, तो कंप्यूटेशनल स्टेप्स इन्फिनिट हो नहीं सकते, इसका मतलब इन्फिनिट नंबर्स के ऊपर काम भी नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। भाई, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है
कि ऐसे ज़ीरोज़ के 1 के दरमियान आपका काम चलेगा उन रियल नंबर से भी जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं या 3 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। तो आपको पता है कि ज़ीरोज़ और 1 के दरमियान 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक जितने भी नंबर हैं वो फाइनाइट हैं। तो आप उसी को एज्यूम करके उसी के ऊपर काम चलाओगे, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक ये एजम्पशन है। दूसरी हमारी जो एजम्पशंस की वो है डोमेन है, वो है एनालिसिस। जब हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे तो एक चीज़ याद रखिए, अभी मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया कि मशीन टू मशीन, कंपाइलर टू कंपाइलर, टाइम बाय टाइम, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हुए, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते हुए एक्चुअल रनिंग टाइम को आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो हमारी एनालिसिस मोड में एक बड़ी बुनियादी असम्पशन ये है कि हमारा एनालिसिस इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि देखिए हमारा जो हम एनालिसिस किसका करेंगे, प्रोग्राम का थोड़ी करेंगे, एल्गो का करेंगे, और एल्गो में इम्प्लीमेंटेशन वाली बात ही नहीं है। एल्गो तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना। तो चूंकि एल्गो मशीन इंडिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, कंपाइलर इंडिपेंडेंट है, रिसोर्सेज इस सेंस में इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो हम एनालिसिस करते हुए एब्स्ट्रैक्शंस पे चलेंगे, ठीक है। मशीन को नहीं देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं देखेंगे, ये सारी चीज़ों से हम आज़ाद हैं, ठीक है। हम एल्गो को देखेंगे जिसमें मशीन का नामो निशानी, कंप्यूटेशनल स्टेप्स कितने हैं भाई, सिर्फ ये बताना है। अच्छा, इसमें फिर मज़ीद हम डिटेल में जाएं तो भाई लो लेवल डिटेल्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं मज़ीद अगले स्लाइड में एलेबोरेट करता हूँ। और इसके लिए ये जो सेट ऑफ एजम्पशन जो हम पेश कर रहे हैं, और इसकी बेस पे हमने कहा है कि एक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के ऊपर हम चलेंगे, तो इसका नाम है रैम मॉडल, ठीक है। और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, रैंडम एक्सेस मशीन है। कि हमारे पास चूँकि एक स्टैंडर्डाइज मशीन नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज टाइम या रिसोर्सेज की एलोकेशन नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड बनाएंगे एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन को जिसको हमने नाम दिया है रैंडम एक्सेस मशीन या रैम। ये रैंडम एक्सेस मशीन हमने सपोज कर लिया है कि इसके अंदर इन्फिनिट रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और इंस्ट्रक्शन जो भी हम इसको देंगे, एल्गो देंगे, ये उसको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सिंगल प्रोसेसर है ये बात, और हर इंस्ट्रक्शन जो है ये एक या दो वैल्यू के ऊपर कोई बेसिक ऑपरेशन है, और ये यूनिट टाइम लेगा, टाइम सेकंड में नहीं है, याद रखिएगा। टाइम का मतलब है कंप्यूटेशनल स्टेप्स। एक अरिथमेटिक ऑपरेशन एक कंप्यूटेशनल स्टेप है, ठीक है। एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, ये एक कंप्यूटेशनल स्टेप है। इसमें कितना एक्चुअल टाइम लग रहा है, क्योंकि वो तो मशीन डिपेंडेंट है और हम मशीन इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, तो हम उसको बता देते हैं इतने यूनिट टाइम्स हैं, इतने कंप्यूटेशनल स्टेप्स हैं। अब एक स्टेप में कितना टाइम लगता है, ये चूँकि मशीन डिपेंडेंट है तो हम उस पर बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक कंपैरिजन, एक बुलियन ऑपरेशन, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना, ये बेसिक ऑपरेशन है, और इनमें हर एक ऑपरेशन एक यूनिट टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे। अच्छा, ये कोई बहुत अच्छी वो नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर यानी ऐसा नहीं कि बड़ा ये आइडियल केस है, लेकिन हमारी मजबूरी है, एक्चुअल रनिंग टाइम को हम स्टैंडर्ड बना नहीं सकते, तो हम कंप्यूटेशनल स्टेप्स को स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए जिस मॉडल या जिस मशीन के ऊपर समझे हम एल्गो रन करने जा रहे हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट सी मशीन है। चूँकि एल्गो एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए जिस मशीन के ऊपर उसको रन करना है वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड जनरिक सिंगल प्रोसेसर मशीन है, दैट इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मशीन, ठीक है। इन्फिनिट मेमोरी है इसके अंदर, और इसका प्रोसेसर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जब हम कम्प्लेक्सिटी को स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो टाइम की कम्प्लेक्सिटी हो या स्पेस की हो, पिछले सेमेस्टर के अंदर भी आपने देखा होगा, तो वो हम एसिम्प्टोटिक सेंस के अंदर कर रहे होते हैं। एसिम्प्टोटिक सेंस के अंदर मतलब ये कि हम उसके ये बता रहे होते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है। और ये भी इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें बहुत, क्योंकि देखें इनपुट साइज़ अगर बहुत छोटा है तो कोई मसला नहीं है, आप एक प्रॉब्लम करने के सॉल्व करने के 10 एल्गोरिथम से जो मर्ज़ी कर लो भाई,
ये 8-10 वैल्यूज़ को सॉर्ट करना कोई मसला है क्या? किसी भी एल्गोरिथम से कर लो, इतना टाइम में फ़र्क तब आएगा जब हमारे पास मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वैल्यूज़ हैं, बिग डाटा है। तो उस सूरत में ज़ाहिरी बात है हमें ये बताना होगा कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन या टाइम का हो या स्पेस का हो वो क्या है, ताकि पता चल जाए। तो वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम उससे इस्तेमाल करते हैं, बिग ओमेगा थीटा स्मॉल ओमेगा। थीटा बिग स्मॉल नहीं होता, कभी बाज़ बुक्स उसको बिग लिख देती हैं, बट दैट इज़ जस्ट थीटा, ठीक है। तो ये इस्तेमाल, तो इनको हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ें, ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में, लेकिन इसमें भी मैं दोबारा से इसको डिस्कस कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्यों इस्तेमाल हो रही होती हैं? क्योंकि देखो हमने एक्चुअल प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं करना, हमने एल्गोज़ के ऊपर काम करना है। एल्गोज़ एब्स्ट्रैक्ट है, तो एक्चुअल रनिंग टाइम मालूम भी नहीं हो सकता। उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ मशीन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनका टाइम तो सेम आएगा नहीं। तो हम सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, ठीक है। एक प्रोग्राम विद इन यानी लीनियर टाइम के अंदर रन हो रहा है, एक्सपोनेंशियल टाइम के अंदर रन हो रहा है, फैक्टोरियल टाइम के अंदर रन हो रहा है, या लॉगरिथमिक टाइम के अंदर रन हो रहा है, बस हमें इतना कंसर्न होता है। एक्चुअल कितना है हमें कंसर्न नहीं होता, ठीक है। ये बात होगी। अच्छा, ये हमने बात की कि हमारा मॉडल आइडियल नहीं है, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि हमारे पास हमने बहुत सी लिमिटेशंस को सामने रख के मजबूरी से इस मॉडल को इख्तियार किया है, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। तो पहली बड़ी पोर एजम्पशन जो हमने की थी वो ये थी कि हर बेसिक ऑपरेशन एक कांस्टेंट टाइम लेता है, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, कंपेयरिंग, ये एक कांस्टेंट टाइम है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, बिकॉज 2 + 4 इज़ वेरी सिंपल 6, बस 9,999 प्लस 2 करोड़, और तो एक बहुत बड़ा नंबर आप कंसिडर कर लो। उसको ऐड करने में ज़ाहिर बात है दोनों को ऐड करने में एक जैसा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हम इतनी छोटी डिटेल्स को अगर देखना शुरू हो गए तो फिर हम जितना रिजल्ट मिल रहा है उससे भी जाएंगे। तो कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया, ठीक है। और आगे चल के हम देखेंगे कि ठीक है ये पोर असम्पशन है, लेकिन इतनी भी पोर नहीं है कि इसकी बेस पे हम जो एसिम्प्टोटिकली किसी के टाइम या स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत हो, तो दैट इज़ इन फैक्ट द अप्रोक्सीमेशन दैट इज़ नियर टू रियल, ठीक है। तो वो चलता है, ठीक है। तो इसी तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी एक जैसा टाइम नहीं लगता, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इज़ रेपिटेटिव एडिशन। तो एडिंग 2 नंबर मीन्स जस्ट एडिंग 2 नंबर, मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स मीन्स एडिंग द फर्स्ट नंबर हाउ मेनी टाइम्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये होता है असल में मल्टीप्लिकेशन। तो एडिंग और मल्टीप्लिकेशन एक हो ही नहीं सकता, लेकिन हम कंसिडर करेंगे कि एक ही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर हम चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। काम बहुत बढ़ जाता है और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने में वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। नामुमकिन नहीं होता, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, और इन चीज़ों को इग्नोर किया भी जा सकता है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है इस तरह के। देखें, कंपैरिजन नॉट द एब्सोल्यूट एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एनालिसिस नहीं है, हमने पहले कहा कि ये अप्रॉक्सीमेशन है विच इज़ नियर टू द ओरिजिनल रिजल्ट। इट जस्ट गिव्स अस अ गुड अप्रॉक्सीमेशन अबाउट द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ द फंक्शन, दैट इज़ ऑल वट वी नीड। तो हमारा जो काम है वो हो रहा है इससे, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ की ये थोड़ी बहुत कमियों कोताहियों के बावजूद कह सकते हैं कि ये कबूल है हमें, ठीक है ना। और चूँकि लार्ज इनपुट साइज़ को अगर हम कंसिडर करें, हम देखें स्मॉल इनपुट साइज़ के ऊपर तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना। स्मॉल इनपुट साइज़ के ऊपर तो एनालिसिस निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। असल तो होता है कि अगर इनपुट साइज़ बहुत लार्ज हो फिर क्या बनेगा भाई, ठीक है। फिर प्रोग्राम क्रैश तो नहीं हो जाएगा, फिर प्रोग्राम इतना टाइम तो नहीं लेगा कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज, या इतनी स्पेस तो नहीं लेगा कि कंप्यूटर उसको इतने रिसोर्सेज दे ही ना पाए, प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमें लार्ज इनपुट को देखना होता है। तो जब लार्ज इनपुट को देखना होता है तो वहाँ पर अगर हम छोटी वैल्यू को जमा करने का सवाल ही नहीं है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो इसलिए ये कुछ एतराज़ात तो वैसे ही निकल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो हमने ये पहले बात की कि एग्जैक्ट मेजर ऑफ एफिशिएंसी कैन बी समटाइम्स कंप्यूटेड
ठीक है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा और इसमें एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगती है और इसकी ज़रूरत भी नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। और लेकिन और इसमें भी हमें हाँ आप बिल्कुल 100% एग्जैक्ट तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मशीन टू मशीन चीज़ें वेरी करती हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ एजम्पशंस तो मेक करने ही पड़ती हैं इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ जाने की हमें इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब हम समरी ये हो गई बच्चों कि हम जो एनालिसिस करेंगे एल्गोरिथम्स का, जो कुछ हमने पहले भी ये चीज़ें अक्सर पहले डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इनको डिटेल में अंदर बता रहा हूँ। तो एनालिसिस विल बी परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस कंप्यूटेशनल मॉडल, और नाम है उसका रैम मॉडल। रैम हियर स्टैंड्स नॉट फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी बट फॉर रैंडम एक्सेस मशीन, ठीक है। तो वी विल गिव एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, नॉट डिटेल्ड कंपैरिजन, ठीक है। एंड वी विल यूज जनरिक यूनिप्रोसेसर रैंडम एक्सेस मशीन where all memory is equally expensive to access, ठीक है। मेमोरी की कॉस्ट सब जगह सेम है, ठीक है। कोई कंकरेंट ऑपरेशंस नहीं है, सिंगल प्रोसेसर है और एक वक्त में एक ही एल्गो रन हो रहा है। सीक्वेंशियली एल्गो को रन किया जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस को, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस रीज़नेबल होंगे, रीज़नेबल से मुराद जिनमें कोई कंप्यूटेशनल कॉस्ट है जिनकी, तो दैट विल टेक यूनिट टाइम। हाँ, फंक्शन कॉल दैट इज़ समथिंग एल्स। फंक्शन कॉल के अंदर मजीद ओवरहेड इन्वॉल्व होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर हम और चीज़ों को भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज एक डिटेल्ड ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि व्हाट आर एल्गोरिथम्स, व्हाई वी नीड एल्गोरिथम्स एंड वेयर वी डू वी नीड एल्गोरिथम्स। फिर हमने ये देखा बच्चों के व्हाट आर द बेसिक डिज़ाइनिंग टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डेवलप एंड डिज़ाइन एल्गोरिथम्स। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस एंड प्रोसेसेस एंड वेयर डू वी स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि व्हाट विल बी द मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन दैट वी विल यूज़, ठीक है। तो हमने डिज़ाइन और एनालिसिस लेवल के ऊपर कुछ एजम्पशंस, सेट ऑफ एजम्पशंस जो है उनको कंसिडर किया। फिर हमने देखा कि ये जो हमने कुछ ये जो एजम्पशंस मेक की हैं, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, और इन डिमेरिट्स के होने के बावजूद हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी जस्टिफिकेशन भी हमने दी, ठीक है। और वी प्रूव दैट एल्गोरिथम इज़ अ टेक्नोलॉजी इन फैक्ट, ठीक है। और इस को हमने बाकियों से कंपेयर भी किया। आप मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को आपस में कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने इसको तफसील से आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो बिल्कुल शर्म नहीं करनी, ठीक है। आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े पॉजिटिव अंदाज में जो है वो जब भी आपको लेक्चर मिल जाए तो आप उसको जो है ग्रुप के ऊपर ही क्वेश्चन करें, सबसे अच्छी बात होगी। अगर आप मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, बट इट विल बी इनकरेज इफ़ यू यूज़ द फोरम, ठीक है ना। व्हाट्सएप का फोरम को इस्तेमाल कीजिए, तो वो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए, ठीक है। फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला उसमें, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर ख़त्म हुआ। क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करना। अगर क्वेश्चन पोस्ट नहीं करोगे तो बेटा मुझे समझ नहीं आएगी क्या आप लोगों को कहाँ समझ नहीं आ रही, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। और अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा पोस्ट करोगे जहाँ एक्चुअली समझाना मज़ीद ज़रूरी था और बहुत से और बच्चों को भी उसमें मसला था, तो देखो दूसरों का भला भी हो जाएगा, तो आपका मसला तो हल हो जाएगा, आपको अजर भी मिलेगा इंशाल्लाह इसका, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखें। कोविड सुना है दोबारा से फैल रहा है और इसका ज़ोर दोबारा पकड़ रहा है, तो सेहत बुनियादी चीज़ है, ठीक है। कहते हैं जान है तो जहान है, तो बाकी सब चीज़ें तो होती रहेंगी, सेहत बुनियादी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, SOPs का ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है। अपनी सेहत के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो दुआओं के साथ आपको रुखसत करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।